अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं जी अपनी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर की बुक, उसके चैप्टर नंबर फर्स्ट से। आपको इस वाले चैनल पे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, बीएस मैथमेटिक्स और इंटी टेस्ट से रिलेटेड जो मटेरियल है वो फराहम होगा और आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है ताकि आपको नई आने वाली वीडियो जो है वो मिलती रहे। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट शुरू करने लगे हैं, वो है बेटा जी कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। पहली डिफ़ाइन थी जो लेबनीज़ मैथमेटिशियन ने, जिसका दुरानिया है 1646 से 1716। उसने बड़ी सादा सी डिफ़ाइन दे दी कि जब भी एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी तो हम बोलेंगे ये उसका फंक्शन है जिस पे वो डिपेंड करेगी। जैसे दो मैंने एग्जांपल्स ली हैं। एक है एरिया ऑफ स्क्वायर। हमें पता है स्क्वायर का एरिया जो है वो x मल्टीप्लाइड बाय x होता है। जितनी छोटी साइड होगी उतना स्क्वायर छोटा बनेगा, और अगर उसकी साइड बड़ी होगी तो स्क्वायर उतना ही बड़ा बनेगा और उसका एरिया यानी कि ये जो जगह घेरेगा अंदर ये उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब एरिया जो है वो एक साइड x पे डिपेंड करता है। इसका मतलब एरिया जो होगा वो साइड x का फंक्शन होगा। उसके बाद बेटा दूसरी एग्जांपल है एरिया ऑफ सर्कल। वो किस पे डिपेंड करता है? अपने रेडियस r पे। हमें पता है रेडियस छोटा होगा तो सर्कल छोटा बनेगा और उसका एरिया उतना ही थोड़ा होगा, और अगर बड़ा रेडियस बनेगा तो सर्कल बड़ा होगा और उसका रेडियस उतना ही बड़ा होगा और उसका एरिया भी उतना ही ज़्यादा है, क्योंकि फार्मूले में है A=πr²। इसमें पाई तो फिक्स है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। r वेरी करेगा, अगर r ज़्यादा होगा तो रेडियस उसका ज़्यादा होगा और सर्कल ज़्यादा, और अगर रेडियस कम होगा तो सर्कल छोटा होगा और उसका एरिया उतना ही कम होगा। उसके बाद प्रॉपर डिफाइन आई फिर फंक्शन की डिफाइन। इस वाले में जो फंक्शन की डिफाइन है उसमें आपने नाइन्थ में भी पढ़ी होगी। नाइन्थ में ज़रा आसान थी डिफाइन, और इस वाले में सिंपल वैसे ही दो सेट्स के दरमियान एक ऐसा रूल जिसमें अगर वो f x से y है तो x के हर एलिमेंट पे लगे रूल और उसका आंसर y में यूनिक आए, एक से ज़्यादा आंसर्स ना आए। जैसे इधर मैंने 1 पे आंसर 5 शो करवाया हुआ है, 2 पे आंसर 6 है, 3 पे आंसर 6 है और 4 पे आंसर 7 है। यूनिक आंसर है ये। ऐसा नहीं है कि 1 पे आंसर 5 भी है, 1 पे आंसर 6 भी है। अगर इस तरह की एग्जांपल होगी तो फंक्शन नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं कि फंक्शन कब नहीं होगा, तो उससे रिलेटेड दो एग्जांपल्स हैं। पहले f जो है वो x से y इस तरह से मैंने मैप करवाया हुआ है कि x के एलिमेंट्स 1 2 3 हैं और y के एलिमेंट्स 4 5 है। तो 1 पे आंसर 4 है और 2 पे आंसर 5 है, 3 को मैंने छोड़ दिया है। तो फंक्शन की हमने जब डिफ़ाइन पढ़ी थी तो उसमें ये रूल था कि ऐसा इस तरह से मैप करवाएं कि x के हर एलिमेंट पे वो रूल लगे और उसका आंसर दूसरे सेट में यूनिक आए। तो इसमें मैंने अगर 3 को मिस कर दिया तो इसका मतलब ये फंक्शन की कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर रहा, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। तो दूसरी भी इसी तरह की ना होने की एग्जांपल, अगर x सेट में एलिमेंट 7 8 10 हो और y में 2 3 4 हो और ये f x to y इस तरह से मैप किया कि 7 पे आंसर 2 भी है और 7 पे आंसर 3 भी है, 8 पे आंसर 3 है और 10 पे आंसर 4 है, तो ये दूसरे रूल की वायलेशन हो गई कि एक इनपुट पे दो आउटपुट नहीं आनी चाहिए। तो जैसे 7 पे आंसर 2 भी है और 7 पे आंसर 3 भी है, इसलिए ये फंक्शन की डिफ़ाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये भी फंक्शन नहीं होगा। उसके बाद बेटा जी रिमार्क हैं कि अगर y डिपेंड करे वेरिएबल x पे इस तरह से कि y की एक वैल्यू पुट करने से y की भी एक वैल्यू आए, तो फिर हम बोलेंगे y जो है फंक्शन है x का। मैं एग्जांपल कोड करूँ, y² अगर x हो और y=x² हो तो इसमें से कौन सा फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन नहीं होगा। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है बेटा जी, y दोनों सूरतों में डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस वाले में ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों फंक्शन नहीं होगा? अगर आप 4 पुट करेंगे, x की जगह पे 4 पुट करेंगे तो y के दो आंसर्स आ जाएंगे। जैसे y² बराबर x अगर आप 4 पुट करेंगे तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, जैसे y²
बराबर होगा 4 के, और जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी +-2। मतलब एक इनपुट पुट की थी, इनपुट हमने अपनी तरफ से 4 ली थी, जो मर्जी पुट कर लें, आउटपुट 2 आ गई, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। हाँ जी, ये वाला फंक्शन होगा क्योंकि हम जो मर्जी इनपुट पुट करेंगे हमारी आउटपुट यूनिक होगी। अगर मैं x1 पुट करूँगा तो y1, अगर x2 पुट करेंगे तो y4, अगर x3 पुट करेंगे तो y का आंसर भी यूनिक आ रहा है, इसलिए ये फंक्शन होगा। उसके बाद बेटा जी स्विस मैथमेटिशियन एलर, जिसका दुरानिया ये है, उसने स्टेटमेंट दी कि अगर y फंक्शन हो x को तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे। MCQs बन सकता है। उसके बाद है जी ग्राफिकली तरीक़ाकार, किसी फंक्शन को कैसे चेक करें कि वो फंक्शन है या नहीं है। तो ये मेरे सामने 4 ग्राफ बने हुए हैं, इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है, उसको चेक करने के लिए तरीक़ाकार क्या होता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो मैंने ये बहुत सारी लाइंस पास आउट की हुई हैं ग्राफ के ऊपर से, वर्टिकल लाइंस, और ये सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे ही टच हो रही हैं ग्राफ को। अगर एक ही पॉइंट पे टच हो, जितनी मर्ज़ी लाइंस आप पास आउट करें और एक ही जगह पे टच हो तो फंक्शन होगा, अदरवाइज़ फंक्शन नहीं होगा। जैसे सर्कल है, सर्कल में ये, चलो मैं ये लाइन ड्रा कर लेता हूँ, ये वर्टिकल लाइन, ये 2 जगह पे टच हो गई, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। और कौन सा रूल वायलेट होगा, एक इनपुट पे 2 आउटपुट, 2 आंसर। यहाँ पे x की कोई वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल x1 था, यहाँ पे y की कोई वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल y की वैल्यू 5 थी, और यहाँ पे y की कोई वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल y की वैल्यू, क्योंकि अलॉन्ग नेगेटिव y एक्सिस है, फॉर एग्जांपल ये -3 थी, तो एक इनपुट 1 पुट करने से 5 भी आंसर और -3 भी आंसर, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। ये लाइन की इक्वेशन से ग्राफ बनाया हुआ है। हमें पता है हमेशा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन। तो इससे जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा, और ये भी फंक्शन नहीं होगा। उसके बाद है जी नेक्स्ट एग्जांपल, ये कोई कर्व लाइन ड्रा करेंगे तो एक ही जगह पे टच हो रही हैं, लेकिन अगर मैं ये लाइन ड्रा करूं तो ये 3 जगह पे टच हो गई, इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं होगा। कम से कम एक भी लाइन अगर ग्राफ को एक से ज़्यादा जगह पे टच करेगी वर्टिकल लाइन, तो ग्राफ जो है वो आपका फंक्शन नहीं हो। उसके बाद है बेटा जी टाइप्स ऑफ फंक्शन, उसमें है पहली डिफाइन पॉलिनोमियल फंक्शन की। तो पॉलिनोमियल फंक्शन की पहले हम पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल पढ़ते हैं जिसकी डिग्री कम हो, उससे हम फिर ज़्यादा डिग्री से बनाते बनाते हम n डिग्री पॉलिनोमियल लिखेंगे। ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में सिंपल कोफिशिएंट जो हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। अब कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई होता है उसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं। इसकी सिर्फ पावर पे कंडीशन होगी, पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर जो है वो बटे वाली फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, तो पॉलिनोमियल होगा। दरमियान में एडिशन सब्ट्रैक्शन से मिलके जो एक्सप्रेशन बनेगी वो पॉलिनोमियल होगा। कंडीशन वेरिएबल की पावर जो है वो नेगेटिव और ओवर वाली फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। और डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, सबसे बड़ी पावर। हर टर्म की आपने पावर देखनी है, सबसे बड़ी पावर को हम डिग्री बोलेंगे। इसमें इस वाली टर्म में x की 0 है, इस वाली टर्म में x की पावर 2 है, इस वाली टर्म में x की पावर 4 है, तो मैक्सिमम पावर 4 है, इसलिए डिग्री इस पॉलिनोमियल की 4 होगी, और ये x का पॉलिनोमियल है। और राइट साइड पे इधर भी x की पावर 0, 1 और 2 है, सबसे बड़ी पावर 2 है, और ना नेगेटिव है ना बटे में, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल होगा और इसकी डिग्री 2 होगा। अब इसी से रिलेट करते हुए nth डिग्री पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n हो, इसका मतलब सबसे बड़ी जो पावर है वो n लाजमी होगी। अगर x की पावर n है तो ये सिर्फ लिखने का स्टाइल ही है, यहाँ पे a के नीचे यहाँ पावर n थी तो n लिख ली, n ये वाली लाजमी होनी चाहिए। ये अगली टर्म कुछ छोड़ के भी हो सकती हैं, लेकिन उसने सीक्वेंस वाइज लिख लिया, यहाँ पे n था तो n-1 और नीचे a की सबस्क्रिप्ट n-1। अगर x की पावर n-2 है तो यहाँ पे n-2। अब n में से माइनस करवा रहा है, और आखिरी टर्म क्या होगी, जब आप n में से n माइनस करवाएंगे तो एक x की 0 बच जाएगी, यहाँ 0। इससे पिछली टर्म क्या होगी, जब n में से आप n-1 माइनस करवाओगे, n में से n-1 माइनस करवाएंगे तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -n+1 हो जाना है, और n से n कैंसिल होके x की पावर 1 और नीचे सबस्क्रिप्ट 1। इससे पिछली टर्म n में से n-2 माइनस करवाएंगे तो पावर 2 और बटे में 2 बच जाएगा। कंडीशन क्या होगी कि an 0 के बराबर नहीं होगा,
और ये n पावर n-1 n-2 अप टू सो ऑन, ये क्या होंगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर आप नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि पावर नेगेटिव नहीं होंगी, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन जो मर्ज़ी हो सकती हैं। और जो कोफिशेंट्स an-1 an-2 अप टू सो ऑन, ये क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। तो ये पोलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री क्या होगी, n। उसके बाद है जी लीनियर फंक्शन, उसी पोलिनोमियल फंक्शन की ही टाइप। तो ऐसा फंक्शन लीनियर फंक्शन होगा जिसकी डिग्री 1 होगी। इफ़ अ डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल फंक्शन इज़ 1 देन इट इज़ कॉल्ड लीनियर फंक्शन। एग्जांपल के तौर पर ये मैक्सिमम पावर 1 डिग्री 1, इसका मतलब लीनियर फंक्शन है। 6x लीनियर फंक्शन है। ax प्लस b लीनियर फंक्शन है। तो ये लीनियर फंक्शन की एग्जांपल। उसके बाद है बेटा जी आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन, जब भी आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए तो हमें डोमेन और रेंज लाजमी बराबर रखनी पड़ेगी। तो ऐसा फंक्शन जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन होगा जिसकी डोमेन वाला सेट और रेंज वाला सेट आपस में सेम होगा, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। फंक्शन आई आप एफ भी रख सकते हैं, आई एक्स टू एक्स ऑफ द फॉर्म आई ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। मतलब सेट, ये भी सेट एक्स है, ये भी सेट एक्स है, ये दोनों सेम सेट हैं। तो एक्स के जो मर्ज़ी एलिमेंट ले लें, जो आप पुट करेंगे वही हमारी आउटपुट आएगी। अगर आप 1 पुट करेंगे तो आंसर 1, अगर आप 2 पुट करोगे आंसर 2, अगर आप 3 पुट करोगे तो आंसर भी 3 आएगा। तो इस तरह के फंक्शन को कि जो हम पुट करें वही हमारा आंसर आए, उस वाले फंक्शन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। उसके बाद है बेटा जी कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन, अब फंक्शन सी लिख लें, एफ लिख लें, जो मर्ज़ी, एक्स टू वाई, ये दोनों सेट्स जो हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। ऑफ द फॉर्म, किस तरह की फॉर्म में हो कि जो मर्ज़ी हम इनपुट पुट करें आंसर हमारा सेम ही आए, आंसर चेंज ना हो। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ये जो एक्स बिलोंग्स टू एक्स मतलब एक्स के एलिमेंट्स जो मर्ज़ी पुट करें आउटपुट चेंज ना हो। अगर आउटपुट चेंज ना हो इसका मतलब 1 पे आंसर भी 6, 2 पे आंसर भी 6 और 5 पे आंसर भी 6, आंसर हमारा चेंज ना हो। जैसे ये है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2, हमें पता है यहाँ पे अगर एफ हम आर से आर लें, जो मर्ज़ी आर रियल नंबर पुट करें आंसर हमारा 2 ही आना है, आंसर हमारा चेंज नहीं होना। इसलिए इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। उसके बाद बेटा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसमें जो पावर है वो वेरिएबल हो। अ फंक्शन इन विच द वेरिएबल अपेयर्स एज एक्सपोनेंट्स, मतलब पावर, जैसे y इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स, वाई इज इक्वल टू 2 की पावर x, y इज इक्वल टू 5 की पावर x। तो इस जैसे फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसके बाद बेटा जी इसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आ गया इन्वर्स फंक्शन, जिसे हम लॉगरिथम फंक्शन बोलेंगे। तो लॉगरिथम फंक्शन इन्वर्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म x इज इक्वल टू ए की पावर y हो, अब बेटा इसमें इनपुट कौन सी है और आउटपुट कौन सी है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इस वाले फंक्शन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन में y डिपेंडेंट वेरिएबल और x डिपेंडेंट वेरिएबल और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y को आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। अगर x इज इक्वल टू ए की पावर y एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म आपने कैसे लिखनी है, सिंपल, आपने यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है लॉग लिखा करना है, ये वाली जो बेस थी वो यहाँ पे लिखनी है, और ये डिपेंड और इंडिपेंडेंट चेंज हो जाएंगे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, y डिपेंडेंट बन जाएगा और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा, इसे आप इनपुट भी बोलेंगे। तो x इज इक्वल टू, अगर a की पावर y है तो y बराबर होगा, ये पावर एक साइड पे लॉग लिखा करना है, ये बेस लिखनी है और यहाँ पे x लिखना है इसे। और इस पे कंडीशन होती है कि ये जो आपने सबस्क्रिप्ट बेस जिसे हम बोलेंगे a की लॉग की बेस, ये 0 नहीं होती और 0 से बड़ी होती है और 1 भी नहीं होती। और जो इनपुट है उस पर भी कंडीशन होती है, इनपुट जो है वो कभी भी 0 या 0 से छोटी नहीं होगी। इससे रिलेटेड पहले ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई है लॉगरिथमिक से रिलेटेड एग्जांपल, 2 की पावर 3 8 होता है। तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगी, लॉग लिखना है आपने, यहाँ पे 2 इस्तेमाल करना है और ये 8 इधर इस्तेमाल करना है, पावर 3 एक साइड पे लिख लेनी है।
पावर एक साइड पे, लॉग लिख के ये बेस और 8 वैसे का वैसे। ये हमें प्रोवाइड क्या करता है कि 2 की कौन सी पावर 8 होगी, 2 की पावर 3 हमें पता है 8 होती है। तो इसी तरीके से लॉग यहाँ पे अगर बेस 10 इस्तेमाल हो और यहाँ पे 100 हो तो 10 की कौन सी पावर 100 होगी, 2 के बराबर। तो लॉग बना भी इसीलिए था कि सबसे पहले उसने कोशिश की थी कि हम किसी भी नंबर को 10 की पावर में लिख सकें। तो उसने हर नंबर को 10 की पावर में लिख लिया था, जैसे 1000 10 की पावर 3, 100 10 की पावर 2। तो उसकी पहली कोशिश ये थी जब उसने लॉग बनाया जिसकी बेस 10 थी, तो हर नंबर को 10 की पावर में लिखा। और फिर उससे जनरल कि अगर हम 10 की पावर में हर नंबर को लिख सकते हैं तो हम बाकियों की पावर में क्यों नहीं लिख सकते। तो फिर उसने 2 की पावर में लिखा, 3 की पावर में हर नंबर को लिखा। कैलकुलेटर के ऊपर एक बटन होता है, तो उससे आप अगर मैं कहूँ कि 2 की कौन सी पावर, 2 की कौन सी पावर आंसर 5 होगी, तो कैलकुलेटर सॉल्व कर देगा आपको। कैलकुलेटर से आपने ये वाला बटन प्रेस करना है, तो इसकी एक बनेगी पावर, एक साइड पे लिख लें आप, ये बेस यहाँ इस्तेमाल, यहाँ पे 5। कैलकुलेटर के ऊपर ये लॉग यहाँ पे 2 लिखें, यहाँ 5 लिखें, तो आपको वो नंबर मिल जाएगा, यानी कि 2 की पावर मिल जाएगी जो आंसर 5 देगी। उसके बाद बेटा जी एग्जांपल्स जो हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं कि इनपुट एक्स जो है वो क्यों नेगेटिव और ज़ीरो नहीं हो सकती। अगर आप इनपुट यहाँ पे ज़ीरो लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि 4 की कौन सी पावर ज़ीरो होगी, 4 की कौन सी पावर ज़ीरो, 4 की कौन सी पावर ज़ीरो, तो 4 की कोई भी पावर जो है वो ज़ीरो आंसर नहीं देगी। इसका मतलब ज़ीरो इनपुट नहीं हो सकती, नॉट डिफाइंड। और नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती, अगर मैं यहाँ पे -4 लिख लूँ तो इसका मतलब ये है कि 2 की कौन सी पावर आंसर -4 आएगी, तो 2 की कोई ऐसी पावर एग्जिस्ट होती नहीं है जो आंसर -4 दे। इसका मतलब ये भी नॉट डिफाइंड। अब बेस पे कंडीशन कि अगर मैं बेस 1 लिख लूँ, अगर मैं बेस 1 लिख लूँ तो 1 बेस लिखने से log 1 4, मतलब ये होगा कि 1 की कौन सी पावर 4 देगी। 1 की कोई भी पावर 4 के बराबर नहीं होगी। 1 की पावर जितनी भी ले लें 1 ही रहनी है, बाकी रियल रूट 1 नहीं आना, कम्प्लेक्स होंगे, तो 4 आंसर कभी नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी नॉट डिफाइंड। तो रिमार्क ये है जी, लॉग फंक्शन जो है वो इन्वर्स फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। चलो जी, मैंने एक तरफ पे एक साइड पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख लिया और एक साइड पे मैंने लिख लिया जी लॉगरिथमिक फंक्शन। इधर से जो आप इनपुट पुट करेंगे वो हमारी आउटपुट होगी, और उधर से जो मैं इधर ये वाली जो आउटपुट आई थी वो यहाँ पुट करेंगे तो हमारी इनपुट ये आ जाएगी। इन्वर्स जो है, इन्वर्स में डोमेन और रेंज चेंज हो जाती है। अगर आप 2 पुट करेंगे, 2 की पावर 2 आंसर 4 देगी, और इधर मैं अगर 4 पुट करूँगा तो 2 की कौन सी पावर 4 होगी, 2, तो आंसर हमें कितना आ जाएगा, 2। 4 पुट करने से 2। अगर मैंने 3 पुट किया तो आंसर कितना आएगा, 2 की पावर 3 8, और अगर मैं इधर 8 पुट करता हूँ तो 2 की कौन सी पावर 8 होगी, 3। तो ये उलट है, 3 पे आंसर 8, इधर 8 पे 3, इधर 2 पे आंसर 4, इधर 4 पे आंसर 2। तो ये एक दूसरे के इन्वर्स बिहेव कर रहे हैं, इसलिए ये एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है। उसके बाद बेटा जी डिफाइन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसमें y को हम इजीली इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिख सकें, यानी कि y बराबर f(x) की फॉर्म में लिखा जा सके। तो y इज़ इजीली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, अगर उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x ही है। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, वाई इज इक्वल टू f(x) की फॉर्म में लिखा हुआ है। y बराबर 5x प्लस 6, तो ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट अलग लिखे हुए हैं। y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 6, तो अगर इसमें से y आप कॉमन ले लें तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6, और y बराबर 6 ओवर 1 प्लस एक्स, मतलब y डिपेंडेंट एक साइड पे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एक साइड पे। उसके बाद दूसरी डिफाइन इम्प्लिसिट फंक्शन, तो ऐसा फंक्शन जिसमें y और x इस तरह से मिक्स हो जाएं कि हम उनको अलग अलग ना कर सकें। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, इसमें आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, चलो जी एक्स स्क्वायर को हम उधर ले जाएं, नेगेटिव हो जाएगा। इस दोनों में से अगर y कॉमन ले लें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई। सिमिलरली ऐसे ही अगर इसमें से आप y कॉमन भी ले लें
तो यहाँ आ जाएगा 1 + xy इज़ इक्वल टू 6। तो y इज़ इक्वल टू 6/1 + xy, तो मतलब y फिर नहीं लिखा गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म है, यानी कि डिपेंडेंट इधर होता है, इंडिपेंडेंट सिंपल x उधर होता है, y उधर ना जाता। तो इसको भी हम नहीं लिख सके। इसके बाद है जी आपके पास इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन से रिलेटेड एग्जांपल। तो रैशनल फंक्शन की डिफाइन बेटा जी। रैशनल फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? ऐसा फंक्शन जो कोशेंट हो दो पोलिनोमियल्स का, p(x/q) की फॉर्म, फंक्शन ऑफ द फॉर्म p(x/q), वेयर q(x) डज नॉट इक्वल टू 0, उस वाले फंक्शन को हम बोलते हैं रैशनल फंक्शन। इसमें p(x) भी पोलिनोमियल होगा, q(x) भी पोलिनोमियल होगा। एग्जांपल के तौर पर 2x + 3/2x² + 5x + 6 रैशनल फंक्शन है। उसके बाद बेटा जी डिफाइन आ गई इवन फंक्शन की। तो कौन सा फंक्शन इवन फंक्शन होता है? हम किसी भी फंक्शन को चेक करना है इवन है या नहीं है, तो फंक्शन f(x) इज़ इवन इफ़ f(-x) इज़ इक्वल टू f(x), यानी कि हम x की जगह पे -x का चेंज कर लें और f(x) पे कोई फ़र्क ही ना पड़े, उस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं इवन फंक्शन। और याद रखना है कि इवन फंक्शन हमेशा सिमेट्रिक होता है अबाउट y-एक्सिस। y-एक्सिस के लिहाज से ये, अगर ये y-एक्सिस है तो y-एक्सिस के लिहाज से जैसी कर्व इधर बननी है सेम वैसी कर्व आइडेंटिकल इधर बननी है। एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल हम क्या ले लें? कॉस फंक्शन। कॉस फंक्शन का ग्राफ हमें पता है जी, कॉस फंक्शन का ग्राफ कॉस 0 पे आंसर हमें 1 देता है। उसके बाद हमें पता है जी 90 पे आंसर वो 0 देता है, और हमें पता है -90 पे भी आंसर 0 देता है। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, और फिर कर्व कुछ इस तरह से बन रही होती है कॉस फंक्शन में। तो इसका मतलब ये जो हमारा ग्राफ है ये बिल्कुल सिमेट्रिक है अबाउट y-एक्सिस। जैसे ये शेप है वैसे ही हमारी ये वाली शेप, जैसे अल्लाह ताला ने हमारा फेस बनाया हुआ है, नोज़ की एक इधर वाली साइड और इधर वाली जो साइड है ये दोनों सिमेट्रिक होती हैं अबाउट y-एक्सिस। उसके बाद बेटा जी डिफाइन है ऑड फंक्शन की। ऑड फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? किसी फंक्शन को चेक करना है कि वो ऑड है या नहीं है, तो सिंपल हमने x की जगह पे -x पुट करना है, और आंसर हमारा नेगेटिव कॉमन लेने के बाद दोबारा f(x) बच जाए, तो उस वाले फंक्शन को हम बोलेंगे ऑड फंक्शन। जैसे f(x) इज़ इक्वल टू x³ है, अगर इसी को चेक करना है कि ऑड है या नहीं है तो x की जगह पे -x पुट किया, तो -x का क्यूब बेटा, -x का क्यूब हमें पता है आंसर माइनस ही रहेगा पावर 3 होने की वजह से। और ये इक्वेशन नंबर अगर 1 हो तो x की पावर 3 जो है इक्वेशन नंबर 1 से ये बराबर f(x) के है, तो साथ नेगेटिव है। f(-x) बराबर -f(x) के आ गया, तो फंक्शन को क्या बोलेंगे हम? ऑड फंक्शन बोलेंगे। f(-x) इज इक्वल टू -f(x), तो ये वाला फंक्शन ऑड फंक्शन होगा जी बेटा। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम एक्सरसाइज जो 1.1 है उसके क्वेश्चंस अपलोड करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों ने मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है। शुक्रिया।